वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास एके एकेडमी आर्मी क्लास में। फ्रेंड्स यहाँ हम डेली जीके जीएस के प्रश्न देखते हैं और जीके जीएस का ये क्लास है। फ्रेंड्स अगर आप आर्मी के किसी भी पोस्ट की तैयारी करते हैं या फिर आर्मी के अलावा अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं या फिर दिल्ली पुलिस की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये क्लास एके एकेडमी क्लास। अगर आप इस क्लास में नए हैं तो इस क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे पाने के लिए घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इस क्लास की एक कंडीशन है कि जो भी लोग इस क्लास की वीडियो देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपनी उपस्थिति के तौर पर एक बार जय हिंद ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारे क्लास का जो पहला सवाल है उसका उस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि आप लोगों ने कर ही लिया होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आपसे पहला सवाल यहाँ पूछा गया था, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। जो भी लोग बचे हुए हैं इसका आंसर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ए बी सी डी नहीं दिया है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इन चारों ऑप्शन को ए बी सी डी ऊपर से नीचे तक मान लेना है। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इंग्लैंड, अमेरिका, जेनेवा या फिर रूस। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास इस सवाल का जवाब करने के लिए 5 सेकंड का समय है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आपको बताना है इंग्लैंड, अमेरिका, जेनेवा या फिर रूस। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा जेनेवा। ओके, जेनेवा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, जेनेवा। ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। चलते हैं अगले सवाल पे। और फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पायलट रहित प्रथम भारतीय यान का नाम क्या है। सिद्धार्थ, लक्ष्य, स्पुतनिक या फिर नाग। जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। पायलट रहित प्रथम भारतीय यान का नाम क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। लक्ष्य, ध्यान में रखेंगे, लक्ष्य। ओके, लक्ष्य यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना डिग्री होता है। 90 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 180 डिग्री। जल्द से बताएं फ्रेंड्स, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है। आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसका आंसर बता देता हूँ। जिन भी लोगों ने आंसर कर लिया है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है मैं उनको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। 14.4 या फिर 19.80 या फिर 26.5 या फिर 32.4। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। 14.5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.5। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और फ्रेंड्स एक बात और मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपको क्लास में बताई गई सारी बातें समझ में आती हैं, अगर आपको क्लास पसंद आता है तो ज़रूर क्लास को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग लाइव क्लास में आ सकें। और लाइव क्लास में मैंने बता रखा है फ्रेंड्स आप लोगों को कि 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी प्रत्येक दिन। अगर आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्लास बेस्ट ऑप्शन है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि हम लोग लाइव क्लास में आ सकें और उसके बाद 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे। फ्रेंड्स मेरे पास अभी समय का कुछ अभाव है क्योंकि मेरा खुद अभी 2-3 एग्ज़ाम मुझे देना है, तो उसकी तैयारी में मैं खुद से लगा हुआ हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी साथ में लेके चलता हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा आप लोग के लिए भी थोड़ा मेहनत कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान तथा भार, या फिर ऑप्शन बी द्रव्यमान और वेग,
या फिर ऑप्शन सी वेग तथा भार, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, द्रव्यमान और वेग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इस क्लास में नए जुड़े हैं या फिर जो पुराने हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि जो भी टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, और इस क्लास का जो PDF है मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप टेलीग्राम डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो इस क्लास के जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में इस क्लास का जो PDF है वो मैं डाल दूँगा। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी नदी, कृष्णा नदी, दामोदर नदी, या फिर गंडक नदी? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे स्थित है? आपके पास केवल 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कृष्णा नदी ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, कृष्णा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, कृष्णा नदी। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? देहरादून, कोपेनहेगन, वेल, या फिर मकाऊ? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है ये इजी सा बच्चों वाला सवाल के लिए। तो चलिए, डेनमार्क की राजधानी जो है ये कोपेनहेगन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है, न्यूमोनिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा, छोटी आंत, किडनी, या फिर आँखें? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। जल्द से बताइए फ्रेंड्स। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स, आपके 5 सेकंड से ज़्यादा हो रहे हैं समय, मुझे लगता है कि कुछ लोग सोच ही रहे हैं, जल्द से सोचिए। चलिए मैं आंसर बताता हूँ फ्रेंड्स, फेफड़ा ध्यान में रखेंगे, फेफड़ा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? काला हाथी को, काले बंदर को, या फिर कोणार्क के सूर्य मंदिर को, या फिर रामेश्वरम मंदिर को? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कोणार्क मंदिर, ये कोणार्क जो मंदिर है, कोणार्क के सूर्य मंदिर, इसी को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखेंगे, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ पे स्थित है, आपको कमेंट करके बताना है। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है, सोनार का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? व्यापारियों के द्वारा, नाव संचालकों के द्वारा, या दुकानदारों के द्वारा, या फिर पायलट के द्वारा? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो चलिए, आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, और यहाँ पे नाव संचालन, यानी कि नाव संचालकों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, ये सोनार का। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1979, 1913, 1930, या फिर 2014? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। मदर टेरेसा को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये कब दिया गया था? तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, ध्यान में रखेंगे। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और वो दिया गया था 1913 में। यानी कि यहाँ पे जो 1913 है ये ऑप्शन नंबर बी, ये रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, RT रविंद्र टैगोर। और फ्रेंड्स 1930 की बात करें तो 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी शास्त्र के क्षेत्र में इन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे? चंद्रशेखर वेंकट रमन। ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, ये 1930 है।
1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। और ये जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1913, ये रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1979, ये मदर टेरेसा को पुरस्कार दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, मदर टेरेसा को 1979 में ये शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। और लास्ट में जो बच जाता है 2014, इसमें कैलाश सत्यार्थी, आप लोग नाम सुने होंगे कैलाश सत्यार्थी का, उनको ये शांति के क्षेत्र में, तो यहाँ से ध्यान में रखेंगे शांति के क्षेत्र में दो लोगों को पुरस्कार दिया गया है। एक तो 1979 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा जो राइट आंसर है ये होगा, और ये मदर टेरेसा को दिया गया था। और फ्रेंड्स यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था, ये भी शांति के क्षेत्र में ही दिया गया था। तो फिलहाल यहाँ पे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा 1979, ध्यान में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किससे संबंधित है? नाव संचालन से, तैराकी से, फुटबॉल प्लेयर से, या फिर क्रिकेट प्लेयर से? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। तो फ्रेंड्स आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। ध्यान में रखेंगे यहाँ पे तैराकी से संबंधित है ये ब्रेस्ट स्ट्रोक जो शब्द है ये तैराकी से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स चलते हैं अगले सवाल पे चलते हैं फ्रेंड्स, और हमारा अगला सवाल है मानस वन्य पशु विहार कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, या फिर उत्तराखंड? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। मानस वन्य पशु विहार कहाँ पर स्थित है? और फ्रेंड्स सभी लोग, अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपको वीडियो में बताई गई सारी बातें समझ में आती हैं तो इस क्लास को ज़रूर लाइक करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, मानस वन्य पशु विहार कहाँ पे स्थित है? तो असम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, असम। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है जजिया कर समाप्त किस वर्ष हुआ था? 1564, 1575, 1680, या फिर 1888? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए केवल 5 सेकंड का समय है। जजिया कर कब समाप्त किया गया था? तो चलिए फ्रेंड्स आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। ये 1565 में जजिया कर समाप्त हुआ था। ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, जजिया कर। फ्रेंड्स यहाँ पे जजिया कर जो कहा गया है ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। एक तरह से धर्म को बचाने हेतु ये कर दिया जाता था, जजिया कर। और ये कर 4 से 5 प्रकार के हुआ करते थे। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है टीकाकरण की खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर, एडवर्ड जेनर, न्यूटन, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन? फ्रेंड्स इंग्लिश को देख के घबराना नहीं है, मैं आपको इंग्लिश में जो लिखा गया है मैं उसको हिंदी में आपको बोल के बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है लुईस पाश्चर, सेकंड ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन, और फोर्थ ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन। जल्द से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसमें 10 सेकंड दिया आपको मैंने, जो भी लोग बताना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान सा सवाल है और मैं चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब सभी लोग करें। फ्रेंड्स ये सवाल चलिए मैं आपके लिए ही छोड़ता हूँ, ये सवाल आप सभी लोग को बताना है, क्योंकि ये सवाल मतलब मैं बहुत बार करवा भी चुका हूँ और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इजी है, जिस वजह से मैं सवाल ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि टीकाकरण की खोज किसने की थी। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? हाइड्रोजन, हीलियम, एल्यूमिनियम, या फिर कार्बन? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम आंसर आपको बताते हैं कि एल्यूमिनियम यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है।
एल्यूमिनियम। ओके, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और फ्रेंड्स एक बात और आगे तो कोई सवाल है नहीं, तो फ्रेंड्स हमारे जो क्लास का ये क्वेश्चन था, सीरीज था क्वेश्चन प्रश्नों का, वो यहीं पे समाप्त होता है। और फ्रेंड्स मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आप सभी लोग क्लास की वीडियो देखना स्टार्ट कर देंगे, जितने भी लोग हैं, उस दिन से हमारे क्लास का जो आधे घंटे का जो शेड्यूल है, टाइम है, और प्रश्नों की जो संख्या है वो भी बढ़ जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा आप लोग भी आइए, जो सो गए हैं थोड़ा सा जग जाइए। और चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग जीके जीएस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।